सलाम, वेलकम टू काम कहानी, द पॉडकास्ट फॉर द करियर क्यूरियस। आज हमारे साथ हैं सलमान तारिक, अ सस्टेनेबिलिटी एंटरप्रेन्योर एंड अ फुलब्राइट स्कॉलर। आज उनसे बात करते हैं अबाउट हिज करियर। सलाम सलमान, Walaikum हाउ assalam. आर यू? I'm very well. Thank you. Thank you for having me. So tell us a little bit about your startup, Dawam. Very poetically. Very poetically, a lot of people don't know. Actually, in the last, it's been a 5-year journey so far. And like every entrepreneur, you have to persevere through. कोई आपको पहले ही instant में success नहीं मिलता. तो हम जब सस्टेनेबिलिटी का अपना ये आइडिया था, पैशन था कि कोई भी चीज़ का कोई काम करना है इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, हम जब नाम सोच रहे थे वी थॉट क्लीन ग्रीन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन टू डेथ। मुझे कोई अपना देसी नाम चाहिए था, कोई रीजनल नाम ऐसा चाहिए था विच कम्प्लीटली डिफाइंस द ईथॉस ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। So thanks to translate.google.com, I literally wrote clean, green, environment, और मैं उर्दू, टर्किश, पर्शियन की लैंग्वेज में जाके वो उनकी ट्रेड्स और सिनोनिम्स हैं वो देख रहा होता था। सो करते कराते मुझे लफ्ज़ एक मिला, दवाम। आई सेड दिस इज़ न्यू, आई हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर, एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू गो ऑन एंड चेक है किसी और का नाम तो नहीं है, तो वो नहीं था। बहुत अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्दू में हमें लफ्ज़ मिला और इसके इतने ब्यूटीफुल मायने हैं जो मुझे भी नहीं पता था। इसका एक्चुअली मतलब है कि चलते रहना, कभी ख़त्म ना होना, perseverance, which is what an entrepreneur kind of goes through, and sustainability, infinity. And I said this is perfect. So अभी पिछले 5 साल में गिनती के शायद 10 लोग होंगे, हज़ारों लोगों से मिला हूँ मैं, सिर्फ 10 लोगों ने कहा यार क्या नाम है। एंड दीज आर दोज पीपल जिनको पोइट्री और लिटरेचर का काफ़ी शौक है। और हम स्कूल्स में जब जाते हैं तो हम उर्दू टीचर्स को थोड़ा सा एम्बेरस करते हैं कि आपको नहीं पता दवाम का नाम क्या है। सो या अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी वर एबल टू नेम आवर स्टार्टअप। और अच्छी बात यह है कि मैं टर्की जब गया, जिन लोगों को टर्किश लैंग्वेज आती है तो वहाँ पे दिवाम यूज़ हो रहा होता है। जब मैं अर्तुरुल देख रहा था, जो सारी पूरी कौम ने देखी है, तो वहाँ पे काफ़ी दफ़ा मुझे दिवाम का नाम सुनने को मिला। और जब मैं अभी आज़रबाईजान गया तो वहाँ पे भी लोग जानते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उर्दू इज़ एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल दीज रीजनल लैंग्वेजेस। सो it's a word which is defined in Urdu within the region as well, and it's a beautiful word. तो दवाम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लाइक दिस स्टार्टअप? So आजकल जो हमारा स्टार्टअप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट, क्योंकि हम सब वेस्ट का प्रॉब्लम को, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, स्पेशली ऑल ऑफ दोज हु लिव इन कराची, एंड इट्स अ ह्यूज मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू थिंक टू वेस्ट। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है या वेस्ट का जो इशू है वो तब सॉल्व होगा जब हम उठाएंगे वेस्ट या कुछ रिसाइकलिंग होगी, जो हमें करनी चाहिए। बट वेस्ट का प्रॉब्लम तब स्टार्ट नहीं होता जब आप कोई चीज़ डस्टबिन में फेंकते हैं। वेस्ट का प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब हम रिटेल आउटलेट में घुसते हैं और कोई चीज़ खरीदारी करते हैं, राइट। वेस्ट कोई ऊपर से नाजिल तो नहीं होती, जब से ही शुरू हो जाता है वो। हाँ, हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है तो हमें दूध पीना है और प्लास्टिक के डब्बों में चीज़ें ख़रीदनी हैं, और तो वहाँ से वेस्ट जनरेट होता है। तो हमारे कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ रिटेल टू द टाइम वी डिस्पोज एंड डिस्कार्ड एंड देन कलेक्ट वेस्ट, वो एक पूरा डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है। तो हमारा स्टार्टअप ये करता है कि हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको रिफिल स्टेशन कहते हैं। इसमें आइडिया ये है कि हम लोग जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, शैम्पू, सोप खरीदते हैं, फेंक देते हैं, खरीदते हैं, फेंक देते हैं, वेस्ट खाली बोतलें फेंक देते हैं, बोतलें फेंक देते हैं। और वो अच्छी खासी बॉटल होती है, एट द एंड ऑफ 1 मंथ अपनी शैम्पू बॉटल को देखें, उसमें क्या उसके अंदर वेस्ट वाली चीज़ है, वी पेड फॉर इट। तो हमारा आइडिया है कि इसी शैम्पू या सोप की बॉटल को आप अपने पास रखें, हमारी मशीन जहाँ पे भी अगर लगी होगी आपके घर के करीब, आप वहाँ जाके उसको रीफिल करें। तो यू ओनली एंड अप पेइंग फॉर द प्रोडक्ट एंड नॉट द पैकेजिंग। बार बार आपको पैकेजिंग के लिए पे नहीं करना होता, और वो वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता। सो मुझे हैरानगी हुई थी, हमारा एक हाइपोथेसिस था जब हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट के, जो स्पेशली छोटे SKUs, छोटी क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, 100 ml वाले, 200 ml वाले, उसमें 50 से 70% कॉस्ट तो सिर्फ पैकेजिंग की होती, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, राइट। सो यू आर पेइंग फॉर दिस एवरी टाइम, सो व्हाई, व्हाट अ वेस्ट। एंड देन ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेविंग के अलावा तो इसके अंदर एनवायरमेंटल सेविंग। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेन स्ट्रीम राइट नाउ, कि हम अपने स्टोर्स में जाएं या हम हॉस्टल्स में रहते हैं, वहीं पे नीचे इस तरह की प्रोडक्ट्स रीफिल के अंदर अवेलेबल हों, और इन कंपनीज को कह रहे हैं यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ऑल दीज FMCGs नाउ जो आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, कोई दरख्त लगा रहा है, कोई बीच साफ कर रहा है, ये सब साइड के शशके हैं इनके। अपना जो असल जिसकी वजह से ये लोग गंद फैला रहे हैं
वो तो आप रिड्यूस करें. एंड नाउ आवर टेक्नोलॉजी गिव्स देम द ऑप्शन कि आप अपने कंज्यूमर्स को ये ऑप्शन दें कि मेरा प्रोडक्ट रीफिल किया जाए. एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट आइडिया. और इस पे और क्या काम हो रहा है? लाइक आई थिंक वो डिस्पेंसिंग स्टेशन वगैरह भी. जी, तो हम लोगों ने तो साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी जो है ना एक बहुत ओवर आर्चिंग टर्म है. सस्टेनेबिलिटी का जो टर्म है वो ज़िंदगी के हर पहलू और हिस्से को बेसिकली में सस्टेनेबिलिटी होती है. तो आपने ये सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, ये 17 हैं, जिसके अंदर पॉवर्टी रिडक्शन भी है, उसके अंदर डिसेंट वर्क प्लेस भी है, उसमें जेंडर इक्वालिटी भी है, ठीक है, उसमें अफोर्डेबल एनर्जी भी है और क्लाइमेट एक्शन है. सो इन्वायरमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी. फिर इसके अलावा हमने अगर जेंडर की इक्वालिटी की बात करनी है तो वो भी सस्टेनेबिलिटी है. डिसेंट वर्क प्लेस अगर आपने प्रोवाइड किया, पावर्टी रिड्यूस करें, वो भी सस्टेनेबल. तो हमने इसको थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड किया कि हमारी मशीन और एलिमेंट्स में भी सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती है. तो हमने एक प्रोडक्ट अभी निकाला है सैनिटरी पैड्स डिस्पेंसिंग. एंड एज अ मेल जब मैंने काम करना शुरू किया, देन यू काइंड ऑफ स्टार्ट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा एक गैप है, एक टैबू सब्जेक्ट मैटर है आजकल के एनवायरनमेंट में भी. एंड देन यू रियलाइज़ कि कहाँ पे इसमें हेल्प हो सकती है. तो हमारी जो मशीन अभी हमने लॉन्च की है सैनिटरी पैड्स डिस्पेंसिंग की, आइडिया है कि ये फीमेल वॉशरूम में लगाई, वर्क प्लेसेस में, कि अगर उस वक्त किसी को ये ज़रूरत पड़ जाए तो वो कंफर्टेबली वॉशरूम के अंदर, जिसमें उसको ये कुछ ना देख रहा हो कि मर्द हजरात इर्द गिर्द देख रहे हैं, प्राइवेसी में प्राइवेसी है दस्तयाब हो उसको. तो हमने ये भी निकाली है. सो इसकी मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, रीफिल स्टेशंस के या डिस्पेंसिंग स्टेशंस के. एक प्रोडक्ट को लोगों के करीब ले जाता है एट अ पॉइंट इन टाइम व्हेन दे रियली नीड इट, विदाउट क्रिएटिंग इन आइदर इन्वायरमेंटल वेस्ट और आइदर प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू अ क्रिटिकल प्रोडक्ट. तो सलमान, ये जो सस्टेनेबिलिटी यू मेंशन कि डिफरेंट तरह की सस्टेनेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, राइट? सो यू आर वर्किंग ऑन लाइक पार्शली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जिसके अंदर यू आर मेकिंग श्योर कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ आवर कंजम्पशन वो कम होता रहे. लेकिन व्हाट अबाउट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी? क्या ये जो प्रैक्टिसेस तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, आर दे आल्सो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल? लाइक कंपनीज को और लोगों को नहीं, they have to be first economically sustainable. Listen, nobody cares about the environment. Why would anybody pay extra just to save the environment? Quite honestly, let's be honest, nobody's going to do that. मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो पैसे बचाते हैं. मेरा प्रोडक्ट जो है वो लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, या तो वो करीब कन्वीनियंस. अब आप वेंडिंग मशीन्स देख लें जो हमारे यहाँ पड़ी हुई होती हैं, उसमें 50 रुपए की चॉकलेट 75 रुपए में बिकती है और लोग खरीदते हैं. क्यों? क्योंकि यार उस वक्त चॉकलेट खानी है और यहीं पे पड़ी हुई दुकान बहुत दूर है. तो एक वैल्यू प्रोपोजिशन हुआ तभी, राइट? या कोई ऐसी चीज़, आजकल मैं सबको यही बताता हूँ, सोलर को तो सबने सुन लिया होगा, राइट? अब सोलर हर घर पे लग गया है. 5 साल पहले जब मैंने दवाम शुरू की थी, द फर्स्ट थिंग दैट वी एंटर्ड इनटू वाज द सोलर मार्केट. तो मैं तवील जर्नी है दवाम की, जिसमें मैंने 5 डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स ट्राई किए हैं. और मेरा सबसे बड़ा सक्सेस है कि आई हैव अ सीरीज ऑफ फेलियर्स अंडर माय बेल्ट. एज एन एंटरप्रेन्योर दैट्स अ मेजर थिंग फॉर यू. सो मैं सोलर से स्टार्ट किया था, बट 5 साल पहले लोगों को मिन्नतें करनी पड़ती थी, प्लीज़ सोलर लगा लो, फाइनेंशियल मॉडल तो देखो कितनी सेविंग हो रही है. नहीं, रिस्की है, कौन करेगा? अब हर छत पे सोलर लगा हुआ है. उल्टा हो गया है कि अब सोलर पैनल्स कम पड़ गए हैं और बॉटल सप्लाई चेन बॉटल नेक्स हैं. लोग क्यों लगा रहे हैं सोलर? मिलियंस खर्च करने. सब इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए? नहीं, उनको समझ आ गई है कि पैसे बच रहे हैं भाई. तो मैंने अपने इस रीफिल स्टेशन को अगर मेन स्ट्रीम करना है, पहले मैंने लोगों को इसलिए बताना है, कोई बॉटल इसलिए कहीं दूर नहीं लेके आएगा, अपनी आदत इसलिए नहीं चेंज करेगा बिकॉज उन सब को इन्वायरमेंट बचाना है. पहले मैं उनको पैसे बचवा रहा हूँ. एंड देन एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, आई नीड टू मेक श्योर कि ऑब्वियसली जो भी सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ उसका एक एनवायरमेंटल एंगल हो. सो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हैज़ टू बी देयर. श्योर, इन द लार्जर स्फीयर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अदर थिंग्स, not every project will have a clear cut business model. उधर governments need to come in, like nature based solutions. हमने mangroves उगाने हैं, हमने urban forests करने हैं, वहाँ पे the government needs to put in. But most of these transition mitigation activities, जिसमें electric vehicles आजकल आ रही हैं, उसका भी क्लियर कट मॉडल है. हम रोज़ इतना फ्यूल के ऊपर खर्च करते हैं, अगर हम एक गाड़ी ऐसी ले लें जो बिजली के ऊपर चलती हो और हमारा फ्यूल का खर्चा 1/4 हो जाए, सो एटलीस्ट देयर इज़ अ क्लियर कट बिजनेस मॉडल ओवर देयर, जस्ट लाइक सोलर. तो इसीलिए यहाँ पे मेरा जो आइडिया है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम लोगों के लिए कन्वीनियंस लाएँ, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी लाएँ और फिर एक एनवायरमेंटल एंगल हो.
But environment in itself does not sell. You need to first create that economic benefit out of it for it to kind of become sustainable. Yeah. जिसमें मुझे grants या subsidies या इस तरह के ऊपर हम rely ना करें, वो automatically self sustainable हो. That's why my idea is it saves people money. ठीक है. It saves the FMCGs जो कि participate कर रहे हैं, they save money and I make money. That's the only way that it's ever going to be financially sustainable or scale up. So when you thought of this idea, Salman, how did you test it? Like, how did you know it was going to work? And what did you make a financial model first? Did you make a business plan first? Like, what is the order of things when you think of an idea? So it's a cool idea, right? It's a cool idea. You're helping the environment. Sounds great. आप किस तरह टेस्ट करते हैं? So एक जर्नी थी. ये जर्नी के थ्रू आपको गुजरना होता है. So I think अब it's about time before I answer this कि मैं पूरी जर्नी का बताऊं. मैंने काम शुरू किया सोलर के ऊपर. सोलर के ऊपर करना शुरू किया एंड द आइडिया वाज कि लोगों की बिजली के खर्चे बचाएं. सोलर डज दैट. साथ साथ में सोलर इज़ नॉट द ओनली वे दैट यू सेव पीपल्स इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और एनर्जी सेविंग्स. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी. हमने पुराने 12-15 साल के पंखे लगाए हुए होते हैं. हमें पता ही नहीं कि उसको अगर हम चेंज करके नया पंखा लगा दें दैट विल सेव मोर कॉस्ट. और यही चीज़ लाइट्स, पंखा, एसी, इसको एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं. बिकॉज वी इंसिस्ट ऑन एनर्जी इनएफिशिएंट एंड ओल्ड अप्लायंसेस. मैं गारंटी करता हूँ हर ख़ानदान 20 से 30% सिर्फ अपना ख़र्चा बचा सकता है सोलर को लगाने से पहले अगर वो एनर्जी एफिशिएंट हो जाए. तो हमने कहा सोलर हैज़ टू बी पार्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. तो हम जब ये करना शुरू किए तो हमें पता चला यार कोई गैस सेविंग डिवाइस बना रहा है, कोई एलईडी लाइट बना रहा है, कोई पंखा बना रहा है. तो हमने कहा यार ये चीज़ हम चलते फिरते एक मार्केट प्लेस बन गई. तो मैंने कहा इस चीज़ का एक वेबसाइट होनी चाहिए. जस्ट लाइक एन Amazon और दराज बट अ स्पेशलिस्ट. ओनली दोज थिंग्स विल बी लिस्टेड ऑन माई वेबसाइट दैट सेव पीपल एनर्जी. और फिर साथ साथ फिर उसको मैंने एक्सपैंड कर दिया एनवायरनमेंट. कोई बायोडिग्रेडेबल कटलरी बना रहा था, कोई बायोडिग्रेडेबल पैड्स बना रहा था, किसी ने इलेक्ट्रिक रिक्शा. तो मैंने कहा ये एक वेबसाइट बना देते हैं. मुझे याद ही also had a showroom for that. हाँ. सो अब वो नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ. सो सोलर के साथ साथ हम एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बन गए. ठीक है. जब वो बना दी तो हमें अंदाज़ा हुआ. उस वक्त नए नए थे, ई कॉमर्स का कोई आइडिया ही नहीं था. हम समझते थे एक वेबसाइट बना दो तो कल से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे. पता चला उसकी तो एक और साइंस और कहानी होती है. सो वी थॉट यार ये इतनी नई चीज़ है, इसका तो एक शोरूम होना चाहिए. राइट. तो हमने एक इन्वेस्ट करके एक दुकान में इन्वेस्ट किया. उसमें 8-9 महीने बड़े पैसे लगाए. एप्पल टाइप शॉप एक बनाई और 23 मार्च 2020 को उसका फीता कटना था. 17 मार्च को पहला लॉकडाउन हो गया. तो वो एक दर्दनाक कहानी थी. फाइनली जब खुली इकॉनमी खुली तो हमने उसको फिर चलाने की कोशिश की. तो वो एक ज़ीरो वेस्ट शॉप बन गई. अच्छा साथ साथ में क्योंकि मैं अपनी पिछली लाइफ में मैं के इलेक्ट्रिक या KESC में था तो वहाँ पे मैंने वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट किया था. भैंस कॉलोनी में हमें सबको पता होगा ये लांडी कैटल कॉलोनी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल कॉलोनीज जिसमें गोबर जो ना नदियाँ बह रही हैं. तो उस ज़माने में वेस्ट टू एनर्जी की उससे हम बिजली किस तरह बनाएं. तो वहीं से पैशन एक कचरे का दिमाग के अंदर उतरा था. तो जब भी हम ये सब चीज़ें कर रहे थे हमने ऑलवेज थॉट के वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ करना है. तो इस सब के साथ साथ हमने एक गाड़ी चला दी कचरा इकट्ठा करने की. हम लिटरली डिफेंस के घरों से और स्कूल से कचरा इकट्ठा कर रहे थे, अपनी साइट पे ले जाके उसको सॉर्ट कर रहे थे. इन दवाम. हाँ, दवाम के ज़िम्रे के अंदर ये इसमें हम लोग मल्टीपल चीज़ें कर रहे थे. तो हमने वेस्ट मैनेजमेंट भी शुरू कर दी. मे बी वी वर डूइंग टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम बट इतना पैशन था कि कोई चीज़ करनी है, हमने कहा हर चीज़ ही कर लेते हैं. तो वेस्ट मैनेजमेंट भी साथ साथ हो रही थी. तो वहाँ पे हमें पता चला हमारी साइट थी जहाँ पे ऑर्गेनिक का कॉम्पोस्ट बना रहे थे. हम लोग 70% वेस्ट को रीपर्पस कर रहे थे. वहाँ पता चला ये वेस्ट का प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज अ सोल्यूशन टू दिस, अ सस्टेनेबल सोल्यूशन. तो उधर जब हम एक ज़माने में अपनी दुकान चला रहे थे और एक ज़माने में हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे थे जहाँ पे हमें शैम्पू की बॉटल्स आनी थी, हमने कहा यार ये कितना बड़ा वेस्ट है. ये तो दुकान में कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए. तो कहाँ जानी थी वो बॉटल्स? वो तो रिसाइकल, वो तो बिकती हैं, रिसाइकल हो जाती हैं. नॉट एवरी प्लास्टिक कैन बी रिकवर्ड इन रिसाइकल. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ इट आल्सो एंड्स अप इन द लैंडफिल. तो वो 400-500 साल हमारी इन्वायरमेंट में रहती हैं. तो बॉटल्स लैंडफिल में भी जा रही थी? जाती होंगी ऑब्वियसली, जो हम रिकवर नहीं हो. बट एक बहुत बड़ा प्रोसेस, डस्टबिन से लेके रिसाइकलिंग तक, उसका कलेक्शन, उसकी ट्रांसपोर्ट, वो साइट पे आना, उसका सॉर्ट करना, लेबर का एक बहुत बड़ा कितनी एनर्जी और कितनी रिसोर्सेज ले रहा था. अगर हम यही रिटेल आउटलेट पे एक बॉटल कम कर दें तो ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है.
और इस बॉटल के पीछे का प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का है, वो भी कम हो जाता है। पेट्रोकेमिकल्स आता होगा, प्लास्टिक बनता होगा, पानी इस्तेमाल होता है, वो ट्रांसपोर्ट होती है, वो फैक्ट्री में जाती है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट आता है, फिर वो शेल्फ पे आता है, शेल्फ में हम 2 मिनट इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो वहां से ये आइडिया जनरेट हुआ कि वी शुड डू वेस्ट मैनेजमेंट एट रिटेल आउटलेट्स। और हमारे सोलर इंजीनियर्स थे, वो कोविड के ज़माने में फारिग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा यार ये हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो वहाँ से पहला वर्जन बना, फिर दूसरा वर्जन बना, फिर तीसरा वर्जन बना, बहुत मगजमारी। तो आपने पूछा ना ये आइडिया कहाँ से आया, कोई आइडिया एकदम से टपक के नहीं ऊपर से आता। ये सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में होता है कि आप एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, उसका फाइनेंशियल मॉडल होता है, उसको आप टेस्ट करते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ अ जर्नी। अगर 5 साल पहले जब ये मैंने ज़िंदगी शुरू की थी, गिवन माई बैकग्राउंड इन द एनर्जी एंड पावर सेक्टर, स्पेशली मैं बाहर से पढ़ के जब मैं आया था, अगर कोई मुझे ये कहता, मैं 6 साल मैंने ज़िंदगी गुजारी पावर सेक्टर में कि बिजली किस तरह बनानी है और नेपरा और ये पूरा एक सर्टन डोमेन है, अगर कोई मुझे कहता कि 5 साल बाद मैं ये देख रहा हूँ कि शैम्पू की विस्कोसिटी क्या होती है क्योंकि उसको ड्रिप करना होता है, तो मैं कहता ये हो ही नहीं सकता। बट दिस जर्नी काइंड ऑफ लीड्स यू टू देयर, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी ओपन टू पिवट्स। अगर मैं कहता नहीं मैंने यही काम करना है तो यही काम करना है, तो life has brought me here at this juncture, at this point in time, and that's what I'm doing. क्वालिटी ऑफ आइडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द क्वालिटी ऑफ दैट जर्नी दैट यू गो थ्रू। Yes, है ना? yes, it's important. मैं तो लोग सब entrepreneurship में आजकल यंग लोग इस थॉट सेंटर होते हैं कि हम आते ही छक्का मार देंगे। I hope that happens to you, but I also hope that doesn't happen to you. I hope you go through failure, which is so important, and this idea कि जो पहली चीज़ सोची हुई थी didn't work out. Because the learning from that shapes you as an individual, as an entrepreneur. और मैं पिछले 5 साल में जो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हुई है, मैं सबको ये कहता हूँ, first 16 years of education, 6 years of work life, 2 years of masters, all on one side, and the first 3 years of entrepreneurship all on the other side. अच्छा, मुझे बहुत लाइक आई जस्ट थॉट ऑफ समथिंग। मैंने एक और गेस्ट से भी एक सवाल किया था रिसेंटली। डू यू थिंक यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट irrelevant and defunct now? I mean, क्या ज़रूरी है आजकल भी कि हम यूनिवर्सिटीज़ जाएं, 4 साल पढ़ाई करें, वो 16, 18 साल पढ़ाई करें, बाहर जाके पढ़ें, फलाना, क्या अभी भी ज़रूरी है, या फिर अभी आजकल ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के थ्रू जाएं या फिर हैंड्स ऑन लर्निंग करें? देखिए, मैं कभी ये तो नहीं कहूँगा कि आपको अपनी डिग्री नहीं ख़त्म करनी चाहिए, उसकी भी एक वैल्यू होती है। आप अपने अच्छे आपको टीचर्स उस्ताद मिल जाते हैं, आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब पीयर लर्निंग करते हैं, वो ग्रुप लर्निंग होती है, वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट में ही होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 साल या 3 साल या 4 साल अपनी डिग्री का वेट करें टू एंटर इनटू द मार्केट राइट नाउ। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मीडिया एंड एक्सेस टू इकोनॉमिक मार्केट्स एंड ई-कॉमर्स मार्केट्स हैज़ ओपन अप द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू स्टार्ट वर्किंग शुरू में। येस, आई एम कम्प्लीटली ऑन बोर्ड विद द आइडिया दैट वी हैव टू रिफॉर्म आवर एकेडमिक्स इन द सेंस के हम लोग बहुत थियोरेटिकल वो एक्सपीरियंस होता है। इट फील्स जैसे कि हम मार्केट में आते हैं, वो कुछ और चीज़ होती है और जो पढ़ा रहे होते हैं वो कुछ और होता है। इसलिए मैं भी एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ और मेरा आइडिया ये था पढ़ाने का कोर्स के मैं इसको वो नहीं करना चाहता जो जनरली इस वक्त का एक्सपीरियंस होता है। सो मेरा जो कोर्स है लिटरली उसमें कोई रीडिंग मटेरियल नहीं है, लेकिन रीडिंग मटेरियल ये होता है कि 2 दिन पहले नेपरा की रिपोर्ट पढ़ के अभी आई है अखबार का अखबार में जो परसों रिपोर्ट आई है उसके ऊपर मैं सवाल देता हूँ, ठीक है, ताकि एनालिटिकल थिंकिंग पीपल आर वेल ग्राउंडेड ऑन व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। श्योर देयर आर फील्ड्स वेयर यू गो इनटू एकेडमिक रिसर्च एंड इनोवेशन एंड PhD आप करते हैं तो उसमें बहुत एक एकेडमिक नॉलेज चाहिए। बट मैं जब मास्टर्स भी करने गया था, none of my professors were say PhDs or very academicians, I don't know if that's the right term or not. वो सब काम कर रहे होते थे। सो मैनेजमेंट की फील्ड और बिजनेस की फील्ड स्पेशली ऐसी है कि जहाँ पे आपके प्रोफेसर्स को काम करना चाहिए। Nobody should be just a professor. Nobody should just be teaching the people if they don't have a background of what they're teaching about. आपने You need to put your money where your mouth is. तो इसलिए मैं जो कंसल्टेंसी का काम भी अब कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ। जनरली मार्केट के अंदर कंसल्टेंट्स का नाम भी बड़ा ख़राब है कि वो ऐसी थियोरेटिकल बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल एकेडमिक बातें कर रहे होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में काम धंधा नहीं किया होता। पहले मैं ये 5-8 साल की जर्नी से गुजरा हूँ। मैंने टेक्निकल नॉलेज भी ली थी, मेरी मास्टर्स डिग्री भी इन्वायरमेंट और एनर्जी के ऊपर थी, बट पहले मैंने 5 साल एज एन एंटरप्रेन्योर इन 5 डिफरेंट मॉडल्स आई ट्राइड
And now I'm working as a consultant and also as a visiting faculty because I want to energize the youth as well. तो आप कोई नहीं कह सकता कि यार ये सिर्फ पढ़ाई करके आया है तो हमें बता रहे हैं, हम तो कब से कर रहे हैं और काम, आजकल हाँ, अभी भी कर रहा करते हूँ, हुए आए स्ट्रगल हो। चल रही है बेसिकली। Which brings me to तुम academics का जिक्र कर रहे हो, you were a Fulbright scholar, right? And I think if I'm not wrong, पाकिस्तान का जो Fulbright program है, that's one of the largest in the world, It is one of the largest, right? Yes. तो Fulbrights, तो for people who want to sort of apply for Fulbright scholarship, तो तुम्हारे ख्याल से लोगों को किन fields के अंदर Fulbright scholarship के लिए apply करना चाहिए? What are the fields? How should they be looking at Fulbright scholarship? I think no, it's a fantastic program and I credit them a lot. मैं सोच भी नहीं सकता था I would be here where I am right now talking about this experience had I not been to Fulbright, and also I was fortunate enough to go to Columbia University. कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। मैं जब एक ज़माने में जब पहले 5 साल 6 साल नौकरी कर रहा था, everybody thinks about masters, मैं MBA के लिए अप्लाई कर रहा था, यूरोप में कर रहा था, यहाँ कर रहा था, कहीं से भी। बस मेरा ये था कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाके कहीं एजुकेशन कर लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। मैं तो आईवी लीग्स को सोच भी नहीं सकता था। सो वो फुलब्राइट में जब अप्लाई किया एट दैट पॉइंट इन टाइम, इट अलाउड मी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी वेयर आई नेवर थॉट दैट आई वुड एवर गो, एंड दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। सो आई थिंक मास्टर्स के लिए पहली बात आपको अप्लाई करना चाहिए, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर फुलब्राइट। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे ख्याल से ये भी डिबेट है कि आपको बैचलर्स के बाद फॉरेन मास्टर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देयर इज नो राइट आंसर टू दिस। मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं लोगों को कहता हूँ, आई से डू नॉट। अगेन वो एकेडमिक्स की फील्ड जो बिल्कुल थियोरेटिकल रिसर्च की फील्ड, दैट्स समथिंग एल्स। श्योर, कंटिन्यू योर एकेडमिक्स एंड मास्टर्स करें, उसके ऊपर PhD करें, बट आप पहले काम करें, कोई प्रोफेशनल मार्केट में आएँ, आपको वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स का पता चले, तब आपको पता चलेगा कि इसको मैंने आगे फील्ड में जाना, किस फील्ड में जाना है। ठीक है। I did my MPA in energy and environment. ठीक है। I did my bachelor's in economics. I had no way that this is a field that exists had I not just by chance gone into the power sector or looked at waste to energy. ये तो मेरे लिए बस एक ऐसी पहली जॉब थी। मैं भी FMCG जाने की कोशिश कर रहा था, जस्ट लाइक दी रेस्ट ऑफ अस। लाइन लगा के हम वो 2-4 बड़ी FMCGs हैं, लाइन लगा के वहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं, बिकॉज उनके प्रेस्टीज है, नाम है, अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे हैं। बट माई जर्नी लेड मी कि यार ये भी तो एक फील्ड है। सो आई एंडेड अप लुकिंग एट MPA इन एनर्जी एनवायरनमेंट, एंड अगेन फुलब्राइट encourages you to apply for a few प्रायोरिटी फील्ड जिसमें एनर्जी भी था। अच्छा, मल्टीपल फील्ड्स भी होती हैं, ठीक है। बट मैं उसके लिए अप्लाई किया, एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक। आई वाज एबल टू गो टू वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। आई वाज इन लव विद न्यूयॉर्क, एंड बीइंग इन दैट हसल बसल, एंड बीइंग एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी विद प्रोफेसर्स लाइक जेफरी सैक्स दैट आर, जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किए थे, वो थे वहाँ पे। सो उस तरह का एक्सपीरियंस फुलब्राइट की वजह से आया था, और बहुत आसानियाँ पैदा करते हैं वो, बहुत सपोर्ट करते हैं अपने एलमनाई की भी। इवन आफ्टर कमिंग बैक देयर आर सो मच दैट दे गिव यू इन अ सपोर्ट सिस्टम, दे जस्ट डोंट जस्ट लीव यू ओवर देयर। तो अभी भी यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम through the Fulbright program, right? So once you go to the Fulbright program, you become part of this organization called the Pakistan US Alumni Network. ठीक है। उनकी बहुत सी ट्रेनिंग्स आ रही होती हैं, वो अपने alumni को कहते हैं आप अप्लाई करें। अभी उनकी ग्रांट आई हुई है, स्मॉल ग्रांट्स देते हैं। देयर इज एन alumni who's trying to do something in a field and they want money, so वो ग्रांट्स भी दे रहे होते हैं, वो ट्रेनिंग सेशंस भी कर रहे होते हैं, वो पैनल सेशंस भी कर रहे होते हैं। सो दे हैव अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ कीपिंग देयर alumni engaged. One thing I'm really curious about, you mentioned you've worked in various companies before you started this entrepreneurial journey. So you've worked in KE, for example, you've worked for a development sector organization, Aman Foundation, you've worked in. Of course. So tell me something. So you moved, your move from being an employee, right, into becoming an entrepreneur. Do you think there are benefits to becoming an entrepreneur which are not present if you are an employee? How do you, again, just like everything in my life, entrepreneurship also just happened, was part of a journey. I never intended to be an entrepreneur. My entrepreneurial journey started right after my masters. मैं जब ये Fulbright करके वापस आया, just like everybody else, I was looking for jobs. But I was disheartened when I came back because मेरी फील्ड थी energy और environment, और ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, right? उस वक्त दुनिया जो है बात कर रही थी, at least in the US, on solar, on wind, on energy efficiency, on crypto and blockchain in the energy sector. And then you come back to Pakistan, one seat
is just thinking about putting a 50 megawatt plant here, one is, ये तो आजकल जो हवा चल पड़ी है वो एक अलग चीज़, उसकी भी मैं बात करूँगा, बट 2017 में everything was cold over here, I was like मैं क्या डिग्री करके मैं कहाँ आ गया हूँ. Nobody is actually thinking about what these sectors should be like, about renewable energy, about the entire landscape of things, which is what kind of pushed me to entrepreneurship and sustainability कि यार खुद करते हैं कुछ. There's an open field over there. I think everybody also keeps asking कि तुम US में क्यों नहीं रहे, वहाँ पे रहना नहीं चाहते थे. Obviously एक Fulbright की कंडीशन होती है, आपको वापस आना होता है, जो कि अब ख़त्म हो कि मैं जा सकता हूँ. बट अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, the more inefficiencies in the market, the more opportunities. Absolutely. Right? So मैं पाकिस्तान में रह के ज़्यादा चीज़ें का इम्पैक्ट कर सकता हूँ वर्सेस किसी और जगहों में रह के. सो आई सी दिस एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. मैं वेस्ट को भी वेस्ट नहीं कहता, मैं वेस्टेड अपॉर्चुनिटी कहता हूँ. Right? Because it's got value in that system and you have to kind of extract it. And that value doesn't always come with producing an engineering product. It comes with process improvement as well. क्या आप law change कर सकते हैं, आप थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, आप थोड़ा सा प्रोडक्ट नया बना सकते हैं, आप नई मार्केट को टैप कर सकते हैं, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं. मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस. लोग समझते हैं कि इनोवेशन करनी है, आज हम इंक्यूबेशन सेंटर पे आ रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो किसी ने ज़िंदगी में बनाया ही नहीं, तबाही मचा दें. तबाही मचा. कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो सोचा भाई नहीं किसी ने. वी थिंक अबाउट फिजिकल प्रोडक्ट्स. Innovation is not just a physical product, it's a process, it's improvement, it's a journey as well. So again, ये सब चीज़ें थी. तो इसलिए जब मैं वापस आया तो I went into entrepreneurship just by chance. Right? मैं जुलाई के अंदर मैं वापस आया था, जून में रमज़ान था, तो रमज़ान के बाद देखेंगे जुलाई में मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था, सितंबर में मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड थी. इट जस्ट लाइक happened. So how do you escape the job trap? मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब they're dreaming, मतलब अपनी जॉब पे 9 to 5 होते हैं and they're daydreaming about यार हमारी भी अपना काम होता है. जॉब ट्रैप तब हो सकती है जब आप कोई अपनी ज़िंदगी में ब्रेक लाएं. क्योंकि मेरा ब्रेक आया हुआ था मास्टर्स में, इस वक्त मैं नए सिरे से कोई चीज़ शुरू कर सकता था. आई नो जब आप जॉब में होते हैं, नोबडी वांट्स टू लीव देयर कंफर्ट कुशी जॉब्स सबसे, एंड इट्स नॉट ईजी. जब मैं वापस आया था, मैं पहले साल आई वॉज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिप्रेशन, तो नहीं कहना चाहिए, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, मेंटल हेल्थ कॉनोटेशन. न्यूयॉर्क से वापस आ गए थे ना इसी डिप्रेशन में. वो नहीं इवन आफ्टर द फर्स्ट ईयर कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस ये थी कि आप सारी ज़िंदगी आपको आदत होती है कि एक फिक्स्ड इनकम सैलरी पे थे. जब से मैंने बैचलर्स से अंडरग्रेड से मुझे नौकरी लगी हुई थी, आपको महीने के आखिर में एक तनख्वाह आती थी. अब वो नहीं आ रही है एटलीस्ट, या आपको कुछ करना पड़ रहा है. शुरू में पैसे आ गए, अब ख़त्म हो गए, एक प्रोजेक्ट लग गया, उसके बाद क्या होगा. सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दैट. येस श्योर, यू हैव टू प्लान कि आप जॉब पे अगर हैं तो एक सर्टन सेविंग्स आपकी हों, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले महीने से नहीं हो सकता. आप ये कहते हैं यार चलो 6 महीने में 1 साल सर्वाइव कर सकता हूँ. थिंक यू ऑलवेज थिंक अबाउट द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो. सो इट्स डिफिकल्ट व्हेन यू आर इन अ कंफर्ट जॉब एंड काइंड ऑफ. उसमें भी मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं, आप साथ साथ कुछ कर सकते हैं. इफ़ यू आर इन गोइंग इनटू अ बिजनेस लाइक ई कॉमर्स और कंसल्टिंग, यू कैन डू समथिंग ऑन द साइड, but completely going cold turkey and then shifting to on, unless you have an idea. And it's also very important that you find somebody who you kind of partner with. ठीक है. You don't have to go alone. So I was fortunate enough to have a partner who was 10 years like senior to me. He was actually my boss at KESC. So when I came back, he was the reason Umar Ghaznavi said, yeah, let's do something on our own. So I had somebody along with me, somebody senior. So it wasn't my entire journey that I had to do on my own. So आपके co-founder बड़े important होते हैं, aligned होने चाहिए आपकी vision के साथ, आपकी thinking के साथ. So somebody can actually find either a business model or either a partner where you say, यार I can keep doing my job while the other person can actually be that person on the ground. And but at some point, if you believe कि आप entrepreneurship कर सकते हैं कि जहाँ आपकी जॉब भी लगी रहे और साथ में ये धंधा जो है ज़ीरो से वो बहुत बड़ा हो जाए, तो you're living in a fool's paradise. At some point, जब तक आपकी दोनों टांगें उस बिज़नेस के अंदर नहीं होंगी, जब तक आपकी रोज़ी रोटी उस तक बिज़नेस से नहीं जुड़ी हुई होंगी, आप हाथ पैर मार के स्विमिंग सीखना नहीं सीख सकते. Which is what I've had to do. Like literally, I've had like zero safety nets when I started. Sure, along the way you build consultancies and faculty and this and that. But as an entrepreneur, then you suddenly find out कि यार जब आप entrepreneur होते हैं तो आपका दिन जो है वो 24 घंटे का होता है, and then there's so many other things that you can do on the side. You can hustle. This word called hustle is just what defines as an entrepreneur, and yeah, you have to do that. So जो दबाम है, does it
उसकी जो इंडस्ट्री है, should it be called, is it the development sector? Like, how do you define this industry? I mean the sustainable. I mean multiple ways under which we can fall into. It's also tech, because it's a technology at the end of the day. It's a hardware that's connected to a software. So what we're building is कि हमारी जो machines होंगी, they're like independent shops which have product inside. और हमने इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर एलिमेंट बनाया हुआ है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस मशीन में कितना स्टॉक रह गया है, कितनी सेल हुई है, पॉज डेटा. सो इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट. तो हर दिन हमारे बंदे को जाके रिफिल नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही स्टॉक लेवल्स लो होंगे तब वहाँ जाएंगे. एज अपोज टू राइट नाउ जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होता है, एक बंदा दुकान में जाता है 200 स्टॉक चेक करता है, वो शैम्पू की बोतलें रखवाता है, फिर हर दिन आ रहा होता है भाई कितनी बज गई कितनी बज गई. सो इट्स एन इनएफिशिएंट सिस्टम व्हिच वी आर ट्राइंग टू चेंज. सो वी आर आल्सो टेक, वी आर आल्सो सस्टेनेबिलिटी. It's impact. I wouldn't say it's development and impact sector, but it's a for-profit business. और तुम लोग jobs भी create कर रहे हो. And we're creating jobs now. I mean, we're now 15 people right now. It's still small, but I mean a year ago we were like down to 4. हम लोग again दवाम की journey बहुत गई है. शुरू में 8-10 तक पहुँचे थे, फिर post COVID slump में completely change करने के बाद बिल्कुल ही हम दो co-founder रह गए थे और 2 जो बेचारे मुखलिस एम्प्लॉइज जो कि वो कहते हैं यार हम भी आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं बस. They were like volunteers. We weren't at some point we weren't paying them unfortunately because at some point we didn't have anything left. We're completely from a state of whatever the term bankruptcy says. और वहाँ से फिर हमने वापस एक turn मारा, which is rock bottom. And you have that rock bottom is so important. It's devastating, but it's so important because it also allows you to know कि आपकी अपनी personal capability क्या है. When you're put into that situation, how do you respond? और तब जाके आपका कैरेक्टर शुरू होता है. वो है ना मोहम्मद अली का कोट है ना, वो जो बॉक्सर वाला मोहम्मद अली, कि आई स्टार्ट काउंटिंग द रेप्स फ्रॉम द पॉइंट कि जब मुझे पेन शुरू होती है. मैं शुरू से रेपिटेशंस काउंट नहीं करता. तो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी वहाँ से काउंट होती है जब आप रॉक बॉटम पे तकलीफ होनी शुरू हो जाती है. जब तकलीफ होनी शुरू होती है. सो वहाँ से आप एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है और आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है. सो सलमान, अभी हम वी आर सिटिंग इन NIC. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो who are sort of aspiring entrepreneurs. I mean, who are entrepreneurs, of course they are. They're aspiring to be successful entrepreneurs. ठीक है. So आजकल there is, like you said, there's a huge population of people जो बनना चाह रहे हैं entrepreneurs. तो जब सारे लोग entrepreneurs बनना चाह रहे होंगे तो फिर नौकरियाँ कौन करेगा? ऐसा भी नहीं है कि सभी entrepreneur जब एंटरप्रेन्योर काम करेंगे तो नौकरी जनरेट करेंगे ना. राइट. इट्स जस्ट कि वो कन्वेंशनल से दूसरी तरफ आ जाएंगे, वो भी तो नौकरियां जनरेट कर रहे हैं. एंटरप्रेन्योर जाके अकेला तो काम नहीं करता. मैंने भी 15 लोगों की नौकरियां क्रिएट की हैं और आगे जिस ट्रैजेक्टरी से जा रहे हैं और भी लोग मैं क्रिएट करूँगा. जस्ट कि वो दूसरी इंडस्ट्री से आ जाएंगे. पॉइंट इज कि हम वी हैव अ पॉपुलेशन जहाँ पे लोग जॉब मार्केट में रोज आ रहे हैं. You have to create job for these additional people, right? My point is also it's not that the pool is not finite of finite number of people. नहीं है, there are unemployed people. You create new jobs, you create new avenues, new fields. My point is also कि जब कोई when there's an entrepreneur or there's a business person, he needs resources, human resource, right? Yeah. So लेकिन आजकल there's also this this sentiment कि to be an entrepreneur and to do your own thing वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा lucrative है, ज़्यादा nobler pursuit है बनिस्बत ये कि आप किसी की नौकरी करें, for example. तो मतलब how do you compare, like if you're talking to a bunch of young people, for example your employees, और उनके जहन में भी यही बात है कि यार मुझे तो अपना कुछ करना है and I just don't want to be an employee. So for a lot of people, or at least for some people, employee होना इतनी कोई ज़्यादा नोबल चीज़ नहीं रही है, या they want to get out of this कि मैं किसी का नौकरी नहीं करना चाहता, मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ. देखिए पहली बात तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि हमारे टाइम से जब से हम ग्रेजुएट किए थे टिल नाउ शिफ्ट आएगी, एक डायनामिक शिफ्ट आया है ग्रेजुएट्स में. पहले हमें होता था यार बस नौकरी या तो हमें बैंक में करनी है या FMCG में करनी है या कोई अच्छी कहीं मिल जाए या मास्टर्स पे चले जाते हैं. हमारे पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं था. नाउ ग्रेजुएट्स आर मोर फ्लेक्सिबल, ओपन, एंड दिस इज सोशल मीडिया, दिस इज फेसबुक, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप. द पीपल आर सेइंग नो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई विल गो एंड वर्क फॉर समबडी एल्स, आई कैन डू इट ऑन माय ओन. बट दैट डजंट मीन इट्स कंप्लीटली कोई
completely like shifts away from the businesses that they are. मैं आज अगर नौकरी कर रहा हूँ या मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे what helped me in the last 5 years being an entrepreneur was the job that I did. I was able to work in organizations, look at how organizations work. I had very good mentors, and that was my breeding ground to be an entrepreneur in the future. Entrepreneurship खाली ये नहीं होता कि आपका एक आइडिया है और आपका टेक और आपको कोडिंग अच्छी करनी आती है और आप एक चीज़ कर सकते हैं. Entrepreneurship also asks you to be a very good administrator. बिल्कुल. कंपनी चलानी है, टैक्स काटना है, एडमिन करना है, फाइलिंग करने हैं, लोगों के मसले डील करने हैं. When you're an entrepreneur, you have to be a very good administrator as well. You have to be a leader. You have to inspire others. It's not just about what you're doing. बिल्कुल. And that can happen when you work in an organization. Even when you're working in an organization, there's a term called being an intrapreneur. You can work in a large organization and say कि I think हमारी organization को ये project करना चाहिए. ठीक है. और बहुत से लोग को उनके employers जो हैं वो free will दे देते हैं, श्योर ये रहा budget आप run करें. And people are happy doing that कि उसके अंदर एक एक safety net है, आपको salary आ रही है. Again, not everybody, entrepreneurship is not for everybody. Not everybody will probably go down that route. Right. Everybody loves telling me this कि 99% of these startups fail. Yes, sure, there's a failure rate because people try. और वो जो 1% हैं वो success हो जाते हैं. But journey है, कभी आप काम कर सकते हैं, कभी आप entrepreneurship पे जा सकते हैं, आप वापस job market में जा सकते हैं. It's not कि किसी के लिए काम करना कोई बुरी चीज़ होती है, right? Incubation centers वगैरह हैं, like do you think they have ये कुछ contribute करते हैं employers या entrepreneurs को grow करने में? Absolutely. I mean, even though I've never been part of any incubation center, मैं तो बस अल्लाह अकबर कह के निकल गया था मैदान के अंदर. But I would imagine that somebody who's young, who wants to do this, who's fresh out of college or 2 years from the job, navigating all the things that I just talked about company administration, and इतनी जब आप एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं, इतनी वास्ट एरियाज हो रहे होते हैं. मैं सबको ये बता रहा होता हूँ, मैं तो एक नाम का CEO हूँ, राइट? CEO मैं इसलिए हूँ क्योंकि SECP ने मुझे रिक्वायर किया हुआ है कि मैं somebody has to be a CEO. ठीक है. But you're actually the chief HR officer, you're the chief financial officer, you're the chief officer. जब ऑफिस के अंदर पानी ख़त्म हो जाता है या कोई काम करने वाला जिस दिन नहीं आता, वो अगर आप इतने लकी हैं कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, कोई आपके लिए चाय बना के दे या कोई सफाई करे, बाथरूम भी साफ़ किए खड़े होके अपने खुद मॉप से. So you're the chief operating officer, you're chief everything officer, right? So when you are a young person, because I was lucky enough to be part of organizations and I worked with a CEO, one of my unofficial titles in my last job at the foundation was I was the shadow to the CEO. Right. So I learned so much because I was working with the CEO as their confidant, as their right hand. कि मैं multiple administration procedures से गुजर चुका था. मुझे पता था भाई, हम जब सारे एम्प्लॉयज़ घर वापस चले जाते थे तो मैं बैठ के देखता था कि इस कंपनी की फाइलिंग हुई है, नहीं हुई, अकाउंट्स बनने हैं, बजट्स बनने हैं, वो कैसे होना है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई वाज एबल टू डू. सो अगर किसी के पास ये एक्सेस नहीं है, दीज इंक्यूबेशन सेंटर्स कैन बी दैट राइट people, mentors who can guide them. And especially not everybody can work out of their home or afford an office space, which is so important, right? You need some space where people can come together and discuss and share ideas. And the other good part about incubation centers is that there are multiple other startups sitting there. You can always converse and talk about and share your difficulties and your journey, and some other company can actually partake in that and solve the problems as well. Salman, thank you for being here. It was a pleasure talking to you. बहुत मज़ा आया और हमने बहुत कुछ सीखा entrepreneur बनने के बारे में. नहीं, thank you for having me, and I hope that your content goes out and you're able to get a vast array of thought out there for the general public to view. नहीं बिल्कुल. Thank you for your काम कहानी, and we'll see you in the next episode, inshallah.